संध्या चिल्लाते हुए अपनी सास से कहती है, बुढ़ापे में महंगी बनारसी साड़ी पहनकर होठों पर लाली लगाकर कहाँ घूमने जा रही हो। शर्म नहीं आती है बुढ़िया? इस उम्र में तो सूती साड़ी पहनकर घूमना चाहिए। अपनी उम्र की औरतों को देखा है कभी? सभी के सभी सूती साड़ियाँ पहनती है। इतना बन ठन कर चलना शोभा देता है क्या आपको? अपनी बहू की बातों को सुनते हुए कुमुद जी कहती है, तुम्हें क्यों चिढ़ हो रही है बहू? यह बनारसी साड़ी मुझे तेरे बाप ने तो नहीं दिया है और ना ही तुम्हारे पति ने दिया है, जो तुम मुझसे हिसाब ले रही हो और 100 बातें सुना रही हो। और रही बात बुढ़ापे में बनारसी साड़ी पहनने की, तो क्या तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी और फिर उस समय तुम्हें जो अच्छा लगेगा वही पहनोगी? अभी जब तुम 2 बच्चों की माँ होने पर भी 16 साल की लड़कियों की तरह शॉर्ट्स पहनकर अपनी सहेलियों के साथ घूमने और पार्टी करने जाती हो, तो मैं तो तुम्हें नहीं टोकती, ताने नहीं मारती। फिर मेरी बनारसी साड़ी पहनने से तुम्हें क्यों तकलीफ है? और एक बात ध्यान से सुन लो बहू रानी, मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। हॉल में बैठी हुई कुमुद जी अपने पति से कहती है, सुनो जी, अगले महीने तुम्हारी बहन की बेटी की शादी है। हमने उनकी बड़ी बेटी की शादी में कोई कंजूसी नहीं दिखाई थी। पूरे परिवार को कपड़े दिए थे। उनके ससुराल के सारे लोग देखकर दंग रह गए थे कि मीरा के मायके वाले कितने बड़े आदमी हैं जो इतना अच्छा सामान लेकर आए हैं। आप भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तुम सही कह रही हो कुमुद, हमने अपनी बहन की बड़ी बेटी की शादी में तो दिल खोलकर खर्च कर लिया, लेकिन अब इतना कहकर जयचंद जी के चेहरे से सारी खुशियां गायब हो गई। चेहरे पर एक अजीब सी उदासी ने जगह ले ली। बहू अपने कमरे में बैठे बैठे फ़ोन से बतिया रही थी। थोड़ी देर बाद उनका बेटा भी ऑफिस से आ गया। सभी लोग साथ में हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते कि बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर जयचंद जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत है? अब भी? आपके खर्चे के लिए पिछले महीने ही तो हमने 10,000 दिए थे, खर्च कर लिए। अभी तो 10 तारीख भी नहीं निकली है। 15 दिन के लिए 10,000 रुपये देते हैं, कम पड़ जाते हैं क्या? खर्चे में खर्च ही है। तभी बहू अपने पति को भड़कते हुए देखकर मौके का फ़ायदा उठाकर संध्या भी कहती है, सही कह रहे हो जी, यह दोनों पूरा दिन बैठे बैठे बातें करते रहते हैं। लगता है खर्च बढ़ाने की बातें ही करते हैं। और तो और तुम्हारी माँ घर के काम धाम में और भी आलसी होती जा रही है। देख नहीं रहे हो वज़न बढ़ गया है, कितनी मोटी हो गई है। यही हाल रहा तो किसी दिन खटिया पकड़ लेगी और फिर करते रहना इनकी सेवा। माँ, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? आप घर के काम धाम में भी लेट लपेट करती हो, जी चुराने लगी हो। बेचारी संध्या तो पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती है। थोड़ी मदद कर दोगी तो क्या घट जाएगा? इतने सारे लोगों की रोटियां बनाने में बेचारी संध्या की हालत खराब हो जाती है। जयचंद जी ने पैसों की बात ही कि बहू बेटे तो ऐसे जहर उगलने लगे कि फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। कुमुद जी हिम्मत करते कहती भी है, बेटा मैं बहू के साथ सारा काम करती हूँ। तुम पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। हाँ हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तुम तो सच की पुजारी हो। इतना कहकर संध्या बात को पलट देती है और कहती है, रात के खाने की तैयारी करनी है, जाकर सब्जी काट दो और आटा लगा दो। कुमुद जी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कहती। एक दिन कुमुद जी के हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। जयचंद जी ने आम की चटनी की फरमाइश की थी।
तो उन्होंने मिक्सी में आम डालकर जैसे ही मशीन चलाया, मिक्सी की आवाज़ सुनकर उनकी बहू संध्या अपने कमरे से भागते हुए आई और तुरंत मिक्सी को स्विच ऑफ कर दिया और कुमुद जी पर चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मायके की दी हुई सामान को हाथ लगाने की? सारी उम्र सिल बट्टे पर मसाला चटनी पीसती आई हो, फिर उसी पर पीसो। कुमुद जी कहती है, बहू मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने मशीन में पीसा। अब तो आधा पीस चुकी है। वो सब मैं नहीं जानती। खबरदार, जो कभी मेरे मायके के दिए हुए सामानों को तुमने छुआ तो। मिक्सी से आधी पीसी हुई मसालों को निकालकर संध्या अपने कमरे में टीवी देखने वापस चली गई। संध्या की बातें सुनकर कुमुद जी अचंभित रह गई। किचन में खड़ी हुई आधे पीसे हुए मसालों को देखते हुए बहू के दुर्व्यवहार को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहू से बहुत कुछ कहने का मन हुआ, लेकिन बहू के आगे जुबान खोल नहीं पाई। कुमुद जी अपमान का जहर पीकर रह गई। दूसरे दिन कुमुद जी के पास उनकी ननंद का फिर से फ़ोन आता है और कहती है, आज शाम तक जयचंद को भेज देना। भाभी, शादी की शॉपिंग करने जाना है। जयचंद को इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत सारे लोगों से उनकी जान पहचान भी है। फ़ोन रखने के बाद कुमुद जी अपने पति से कहती है, मुझे बेटे का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। क्या कोई अपने बूढ़े माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता है? उनके ही सारे पैसे लेकर उन्हें ही एक एक पैसे के लिए मोहताज करना कहाँ का न्याय है? भले ही आप कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा जिससे हम अपने ही घर में शांति सुकून से रह सकें। घर में नौकरानी की तरह काम करने के बाद भी बहू बेटा किट किट करते रहते हैं। अरे, क्या अब हम अपने ही घर में एक साथ बैठकर बात नहीं कर सकते? बहू को अब उसमें भी तकलीफ़ होती है। खुद तो छुट्टी वाले दिन 12 बजे तक सोकर उठती है, तब मैं कुछ कभी नहीं कहती हूँ। अरे, इतना नाराज़ क्या होना। कुमुद जी मेरा एक पुराना और ख़ास दोस्त है, उसी से पैसे उधार ले लूँगा। कुमुद जी अपनी ननंद का फ़ोन ठीक से नहीं काट पाती है और मीरा जी अपने भाई भाभी की सारी बातों को सुन लेती है। थोड़ी देर में वह फ़ोन काटकर वापस से फ़ोन लगाती है। आंखों में आंसू लिए कहती हैं, भाभी आप लोग इतना कुछ सह रही हैं और हमें कभी कुछ नहीं बताया। भाभी, जयचंद को पैसे लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके नंदोई नौकरी करते हैं, खूब पैसे कमाते हैं। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। वह तो जयचंद बड़े हैं और हमेशा मैंने उनसे ही सारा काम शादियों में पूछ पूछ कर किया है। तो आज भी जयचंद आगे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि घर में कोई बड़ा है। आपको तो पता है मेरे सास ससुर भी नहीं हैं, बड़े भाई को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। मीरा की बातें सुनकर कुमुद जी की आंखों में आंसू आ गए। कुमुद जी ने अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखे थे। वह सारे पैसे निकालकर अपने पति को दे देती है और कहती है, अभी आप 2 दिन के लिए मीरा के घर चले जाइए, उनके सारे काम करवा दीजिए, फिर वापस आकर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ कुमुद, तुम सही कह रही हो। अब बेटे की नौकरी लग गई है तो अब उसे हमारी पेंशन के पैसे नहीं लेने चाहिए। हमारे भी बुढ़ापे पर कुछ खर्च होते हैं। अच्छा नहीं लगता अपने ही पैसे बहू बेटे के आगे हाथ फैलाकर मांगने में। 2 साल पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिसकी वजह से हमें अपनी पेंशन बेटे बहू के हाथ में देनी पड़ी थी।
कुमुद जी कहती है, मैं उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ। बहू अपने मायके की शादी में जाना चाहती थी। पूरे 20,000 की मांग रखी थी शॉपिंग करने के लिए। बेटा पैसे कमाता होता तब तो समझ में आता कि बहू कितने भी पैसे अपने ऊपर खर्च करे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या बहू नहीं समझती कि इकलौते ससुर की पेंशन ही घर में आती है। 4 लोगों की खाने पीने का खर्च, लाइट का बिल, राशन, इतना सब कुछ एक पेंशन के बल पर ही चलता है। उस पर भी बहू को 20,000 मायके में खर्च करने के लिए चाहिए थे। कहाँ से आते इतने सारे पैसे। जब मैंने बहू को समझाने की कोशिश की कि बहू तुम्हारे ससुर जी की कुल पेंशन 25,000 मिलती है, अब 25,000 में से 20,000 हम तुम्हें दे देंगे, और अगर चलो इकट्ठा करके सारे पैसे दे भी दिए तो अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा। बेटे के पास भी अभी कोई नौकरी नहीं है। अपने बेटे की नौकरी न होने का ताना मुझे मत दिया करो। अब तुम्हारा बेटा नौकरी नहीं करता तो इसमें मेरी क्या गलती है। तुम लोगों को तो पेंशन मिलती है। अगर बेटा नहीं कमाए तो क्या मैं अपनी फरमाइश का गला घोंटूं। आप लोगों को मेरी फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। बहुत से घरों में माता पिता अपने चार बच्चों को पालते हैं। तुम अपने एक बेटे और बहू को नहीं पाल पा रहे हो। तुम लोगों से घर के खर्च नहीं चलाए जाते। तो ऐसा करो, पेंशन के सारे पैसे मुझे दे दो। देखना 25,000 में कितना अच्छे से खर्च चलाती हूँ। तुम लोग तो इतने सारे पैसे मिलने के बाद भी कहते रहते हो कि खर्च हो जाते हैं। बहू थोड़े बहुत पैसे बचाने भी पड़ते हैं। कभी हमारी बीमारी में ज़रूरत पड़ गई तो किससे पैसे मांगने जाएंगे। इसलिए थोड़े बहुत पैसे बचाकर भी रखते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम सारे पैसे खर्च में ही उड़ाते हैं। जितनी की ज़रूरत है उतने हम खर्च कर देते हैं। माँ जी, तुमसे हिसाब किताब नहीं होता। एक काम करो, पेंशन के पैसे मुझे दे दो। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। देखना मैं कितने अच्छे से घर के खर्च चलाती हूँ। बेटा भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, माँ संध्या सही कह रही है। आप संध्या को पेंशन के पैसे दे दिया करो तो घर में शांति भी रहेगी और सारे खर्च अच्छे से चलते रहेंगे। मैंने भी अपनी नौकरी के लिए कई जगह आवेदन किया है। अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, फिर तो घर में खर्च की कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह से बेटे बहू ने जोर देकर पेंशन के सारे पैसे अपने पास ले लिए। बहू 2 महीने भी पेंशन के पैसे से खर्च नहीं चला पाई थी कि भगवान की दया से बेटे की नौकरी लग गई। अब अच्छे खासे पैसे बेटे को भी मिलने लगे। बेटे की नौकरी को कुछ 6 महीने हो गए। हमने सोचा था जैसे ही बेटे की नौकरी लगेगी तो वह हमारी पेंशन के पैसे हमें वापस दे देगा। लेकिन यह क्या, उसने तो हमारे पैसे देने का नाम ही नहीं लिया। पेंशन के सारे पैसे खुद ही निकाल लाता। एक दिन मैंने बेटे बहू से कहा भी, बेटा अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई है, हमारी पेंशन के पैसे हमें दे दिया करो, हमें भी पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बेटा तपाक से बोला, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पेंशन के पैसे से ही घर का खर्च चलता है, घर का राशन पानी आता है। अब हम लोग तुम्हारे पास रहेंगे तो इतना तो तुम लोगों को करना ही पड़ेगा। अपने पास रखकर हम लोगों का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। संध्या बोली, नहीं तो किसी भी दूसरे शहर में जाकर अलग रह सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों के बुढ़ापे को देखकर ही तुम दोनों के पास रह रही हूँ। कुमुद जी बहुत अच्छे से समझती थी, तुम हम दोनों के पास हमारी देखभाल या हमारे बुढ़ापे के लिए नहीं रह रही हो, बल्कि हमारे साथ रहने पर तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारे सारे पैसे बचते हैं, हमारे पैसों से सारा खर्च चलता है, इसलिए तुम हमारे पास रहती हो।
अगर हमारे पास रहने से कुछ फ़ायदा ना होता तो पहले ही इस घर को छोड़कर निकल जाते। कुमुद जी कहती है, बहू खर्च की बात नहीं है, कुछ पैसे हमें भी खर्च के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें महीने के 5,000 दे दिया करेंगे, पर इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। और तुम्हारे बेटे की नौकरी लगी है तो यह मत सोचना कि हम तुम्हें तुम्हारी पेंशन के पैसे वापस दे देंगे। हमें अपने भविष्य के लिए भी पैसे जोड़कर रखने हैं। इस तरह से बहू ने हमारे पेंशन के पैसे हमें देने से इनकार कर दिया। अब तो बहू बेटे हमें एक एक पैसे के लिए तरसाने लगे। जब भी हम खर्च की बात करते या अपने ही बेटे बहू से अपने ही पैसे मांगने की बात करते तो वह हम पर गरजते कि तुम्हें बुढ़ापे पर पैसों का क्या करना है, इस घर की सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं, तो पैसों का सारा हिसाब किताब भी हम ही देखेंगे। तुम आराम से घर में रहकर 2 वक्त की रोटी तोड़ो और हमें शांति से जीने दो। हम हाथ मलते रह जाते हैं। कुमुद जी कहती है, ओहो, मैं भी आपसे बात करने बैठ गई। आपने जाने में देर कर दी। अब आप बहन के घर जाइए, जो भी होगा हम बाद में देखेंगे। कुछ दिनों में जयचंद अपनी बहन के घर से वापस आ गए। आज महीने की 30 तारीख है और शादी में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। 2 दिन बाद बेटा बैंक जाता है और अपने पिता के पेंशन के अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यह क्या, पिताजी के अकाउंट से पैसे निकलते ही नहीं हैं। वह 2-3 बार कोशिश करता है। परेशान होकर बैंक के मैनेजर के पास जाता है और कहता है, मैं हर महीने इस अकाउंट से 25,000 पेंशन के पैसे निकालने आता था, लेकिन इस बार पैसे नहीं निकल रहे हैं। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, एक बार आप चेक करके बताएंगे। बैंक का मैनेजर सारी डिटेल को चेक करने लगता है और 10 मिनट बाद आकर कहता है, इस अकाउंट को बंद कर दिया गया है। कल ही इस अकाउंट में जिसकी पेंशन आई थी वही व्यक्ति इसे आकर बंद कर गया है और अपना दूसरा अकाउंट खुलवा कर गया है। अब पेंशन के सारे पैसे उसी अकाउंट में आएंगे और मैं आपको उनकी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकता। उन्होंने किसी को भी बताने से मना किया है। बैंक मैनेजर की बात सुनकर बेटा आग बबूला हो जाता है। घर आते ही अपने माता पिता पर झल्लाते हुए कहता है, पिताजी, कल तुम बैंक गए थे, क्या जरूरत थी अलग से अकाउंट खुलवाने की? मैं जाता था, बैंक से पैसे निकाल लाता था, फिर तुम्हें अलग से अकाउंट खुलवाने की क्या जरूरत पड़ गई? जिस अकाउंट से पैसे आते थे उसे बंद करवा दिया। जयचंद कहते हैं, जरूरत थी तभी खुलवाया है। अब से मैं तुम्हें अपने पेंशन के पैसे नहीं दूंगा। रही बात घर के खर्च की, तो 10,000 मैं घर के खर्च के लिए देता रहूंगा। राशन पानी और लाइट का बिल मैं दूंगा और घर के कुछ खर्चे तुम्हें चलाने पड़ेंगे। यह घर तुम्हारा भी है, तुम भी इस घर में रहते हो। अपने पेंशन होते हुए भी साल भर से हम दोनों पति पत्नी एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। तुम लोगों को जरा सा भी तरस नहीं आता? अपने खर्चे तो खूब करते हो, घूमने फिरने जाते हो, पार्टियां करते हो, तब तुम्हें पैसे बचाने की नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग जरा सा कुछ खर्च कर लें, महीने के 1,000 रुपये देते हो, उनको भी खर्च कर लो तो तुम्हें आफत आ जाती है। वाह बेटा, ऐसे भी कहीं होता है? चिल्लाती हुई संध्या कहती है, अगर इस घर में सब कुछ अलग अलग ही होना है तो फिर ऐसा करिए, आप लोग भी इस घर से निकल जाइए और अपना अलग चूल्हा चौका भी बसा लीजिए। हमारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना सारा खर्चा देख लेंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम पैसे नहीं दोगे तो क्या हम भूखे मर जाएंगे?
आज कुमुद जी ने अपनी बहू की बातों को सुनकर चुप नहीं रहती। कहती है, हमें बाहर निकालकर चूल्हा चौका अलग करने की जरूरत नहीं है। शायद तुम भूल रही हो कि जिस घर में रह रही हो यह घर भी हमारा ही है, हमने ही बनवाया है, तुम्हारे बाप दादा का घर नहीं है। अगर तुम्हें चूल्हा अलग करने का इतना ही शौक है तो तुम इस घर से निकल जाओ, कहीं भी किराए से घर लेकर रहने लगो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तुम हमेशा धमकी देती हो कि मेरे पति की नौकरी लग गई है तो मैं किसी भी शहर में जाकर आराम से रह सकती हूँ। तुम दोनों बूढ़ों की वजह से इधर सड़ रही हूँ, तो अब मैं ही तुम्हें कह रही हूँ, मेरी फिक्र मत करो, निकल जाओ इधर से। जहाँ तुम्हारा मन करे उधर जाकर रहो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम लोग भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना। पैक करो अपना सारा सामान और निकल जाओ इस घर से। मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कुमुद जी ने बोलना शुरू किया तो चुप ही नहीं हुई। कुमुद जी की बात सुनकर बहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दिन में तारे नजर आ गए। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसके सास ससुर कभी ऐसा भी दिन दिखा सकते हैं। बहू बेटे दोनों की बोलती बंद हो गई। पहले तो हाथ से सास ससुर की पेंशन चली गई और दूसरा उन दोनों ने हमें घर से निकालने के लिए कह दिया। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं, क्योंकि दोनों ही ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस घर को छोड़कर गए तो उन्हें अलग से घर लेना पड़ेगा, जिसका उन्हें किराया देना पड़ेगा, लाइट का बिल देना पड़ेगा, खाने पीने का खर्चा भी सारा खुद ही करना पड़ेगा। इधर तो हम अपने माता पिता के सारे पैसों पर ऐश करते हैं और अपने पैसे बचा लेते हैं, लेकिन अगर घर से अलग रहेंगे तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। बहू बेटे के चेहरे को देखकर दोनों को समझ में आ जाता है कि आज के बाद दोनों हमें तंग नहीं करेंगे। जयचंद की अपनी पत्नी से कहते हैं, मैं बैंक के पेंशन के पैसे निकालने जा रहा हूँ, तब तक तुम तैयार रहना। आज ही हम अपनी बहन की बेटी की शादी के लिए शॉपिंग करने जाएंगे। आज बहू बेटे उन्हें नहीं रोक पाते हैं। जयचंद जी और कुमुद जी शादी की सारी शॉपिंग करके लौटते हैं और अपने बेटे बहू से कहते हैं, आज तुम्हारी बुआ की बेटी की शादी है, हम दोनों जा रहे हैं शादी में, तब तक तुम लोग सोच लो क्या करना है। फिर जैसे ही कुमुद जी अपने कमरे से खूब महंगी बनारसी साड़ी पहनकर निकलती है तो संध्या उन्हें देखते ही ताना मारने लगती है, बुढ़ापे में बनारसी साड़ी पहनकर घूमने जा रही हो। तभी कुमुद जी कहती है, बहू तेरे बाप ने नहीं दी है मुझे यह साड़ी, इसलिए भूलकर भी मेरी सास बनने की कोशिश मत करना, और जो फरमान तुम्हारे ससुर जी ने दिया है उसके बारे में सोचो। कब तक हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों से दब कर रहेंगे, सब कुछ अपना देकर भी उनसे सुनते रहेंगे। एक पैसे के लिए मोहताज रहने से तो अच्छा है अपने पैसे अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखें और स्वाभिमान के साथ अपना बुढ़ापा काटें। दोस्तों, इस कहानी के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या आप में से भी किसी के साथ भी ऐसा हुआ है? दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।